हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। तो हमने कल से अपनी लाइव क्लास स्टार्ट की है और कल से जो हमने लाइव क्लास स्टार्ट की है वो हमारा सफर पूरा 1 साल का है। और जो हमारा 1 साल का सफर है वो सफर जो है वो ऑल कोर्सेज जिसमें डीएमएलटी, बीएमएलटी फर्स्ट ईयर, बीएमएलटी सेकंड ईयर, बीएमएलटी थर्ड ईयर और ग्रुप 5 आईसीएमआर एंड जैसी अलग अलग वैकेंसीज को हम कवर करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए जो है अपने क्लासेस स्टार्ट करें हैं। और उस क्लासेस में जो है हम अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है डिस्क्राइब करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कल की इस क्लास में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बहुत थोड़ा सा जाने थे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट का हमने सिर्फ अर्थ समझे थे, मतलब समझे थे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसका पढ़ने का महत्व क्या है, या हम क्यों पढ़ते हैं और ये आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, वगैरह वगैरह थोड़ी बहुत चीजें हमने जाने थे। आज के इस क्लास में जो है हम इसी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इतिहास जानने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे सिलेबस में हमको कहीं पढ़ाई नहीं गई है, हमारे सिलेबस में कहीं देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि बेसिकली जो है हम ऐसे स्टडी करना चाह रहे हैं जिसमें हमारे साथ कोई पहले दिन से अगर कोई बच्चा जुड़ता है या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एज अ जीरो से स्टार्ट करता है अपनी स्टडी को, तो हम उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। और इस प्रिपरेशन के अनुसार हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारे टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर हम देखें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। कल बेसिकली मैंने आपसे के साथ जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है वो क्या किया था, डिस्कस किया था। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में मैंने एनाटॉमी के बारे में बताया था और फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। चलो आज वो चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने कल क्या पढ़े थे। तो मैंने कल आपको बताया था बेसिकली कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। तो मैंने बोला था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं। और उसे हमने क्या बोले थे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बोले थे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन के बाद जो कल की क्लास थी एनाटॉमी के बारे में जान लिए थे और फिजियोलॉजी के बारे में जान लिए थे। मैं अपना समय और आपका दोनों का समय बचाने के लिए कुछ जरूरी चीजों को ऑलरेडी अपने बोर्ड में जो है पहले से लिख के रखता हूँ, ताकि आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके साथ डिस्कस कर सकें, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है? तो मेरे को उम्मीद है कि कल की क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी। और आज के इस क्लास में जो है हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हिस्ट्री देखने वाले हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमको उसकी हिस्ट्री जो है वो पहले पता होनी चाहिए। तो कल की बेसिक क्लास थी, आज की भी हमारी बेसिक क्लास है। हम थोड़े दिन, 1 या 2 दिन जो है और बेसिक क्लास पे चलेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। और जैसे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर पे आएंगे तो उसके बाद हमको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में और इंटरेस्ट आएगा। और उस टाइम से हम जो है ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। हमारी 1-2 दिन की और जो बेसिक क्लास चलने वाली है, तो इस बेसिक क्लास में आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का हिस्ट्री, जिसमें मैंने मेंशन करके रखा है प्राचीन काल में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का विकास। प्राचीन काल में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है उसका जो विकास है वो कब हुआ और कौन कौन थे जिन्होंने इसका विकास किया। तो देखिए, पहले जो है प्राचीन काल में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो विकास है वो लगभग 3000 साल पहले, कब, 3000 ईयर पहले जो है तब माना जाता है। और उस टाइम पे जो मिस्र या जो हमारी इजिप्ट इजिप्ट और बेबीलोन की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता से हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इतिहास मिलता है। कब से? आज से 3000 साल पहले। 3000 ईयर पहले जो है वो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सभ्यता मानी जाती है। जो 3000 साल पहले ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो सभ्यता मानी जाती है
उसके पीछे आपने देखे होंगे, आज भी आप मिस्र और इजिप्ट के बारे में सुनते हो कि वहां पे जो ममीज मिलती हैं, वो ममीज मिलती हैं उस टाइम पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की उन लोगों को स्टडी था, ज्ञान था, और उन्होंने जो ममीज की जो डेड बॉडी थी, उन डेड बॉडी को क्या किया था, प्रिजर्व करके रखा था। उनको क्या करके रखा था, प्रिजर्व करके रखा था। मैंने यहाँ पे जो है उसको मेंशन करके रखा है, उसको हमने बोले म्यूमिफिकेशन। म्यूमिफिकेशन मतलब जो शव था, उस शव को उन्होंने क्या किए थे, जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को क्या किए थे, प्रिजर्व करके रखे थे। और उसी टाइम पे जो था, उन्होंने क्या किए थे, उसी टाइम पे उन्होंने जो ऑर्गन्स थे उनके संरक्षण के बारे में स्टडी किए थे। उनको उस टाइम पे ऑर्गन्स के बारे में पता था, उनको उस टाइम पे कैसे बॉडी को प्रिजर्व करके रखना है उसके बारे में पता था। तो जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो बात हम करते हैं, आज से 300 साल पहले जो मिस्र और जो इजिप्ट, अगर मैं मिस्र और इजिप्ट दो है, दोनों सेम है। मिस्र और इजिप्ट के टाइम पे, बेबीलोन के टाइम पे जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के समय से जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का इतिहास हमको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो आती है वो एशियन इंडियन मेडिसिन, या इसे मैं भारतीय सभ्यता या भारतीय मेडिसिन की बात करता हूँ। ठीक है, भारतीय चिकित्सा की बात करता हूँ। अब भारतीय चिकित्सा जो है वो बेसिकली 1500 साल पहले, कब से, 1500 साल पहले, आपने आयुर्वेद के बारे में सुने होंगे। और जो हमारे भारतीय संस्कृति में भी बहुत पुराना जो ट्रीटमेंट या चिकित्सा का स्रोत माना जाता है, ये आयुर्वेद भी जो है, ये आयुर्वेद का जो संचालन है हमारे इंडिया में, या भारतीय जो संचालन है ट्रीटमेंट का, वो आयुर्वेदा का आज से 1500 साल पहले इसका क्या है, ओरिजिन है, या 1500 साल पहले हमारे इंडिया में ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनाटॉमी का इतिहास मिलता है। उस टाइम पे इनको क्या था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान था। देखिए, 1500 साल पहले आयुर्वेदा विकसित हुआ था। जो आयुर्वेदा विकसित हुआ था उसमें मुख्य साइंटिस्ट थे, जिसमें एक था चरक। कौन था, चरक। जो चरक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो फिजियोलॉजी थी, ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में उस टाइम पे स्टडी किया था। कब स्टडी किया था, आज से 1500 साल पहले, जब ना तो हमारे पास कोई टेक्निक थी, जब ना तो हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप थे, जब ना तो हमारे पास कोई ऐसे डेवलपमेंट थी। उस टाइम पहले से ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी जो है वो किए हुए हैं। तो हमारे भारतीय इतिहास में जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की जो स्टडी देखने को मिलती है, वो आज से 1500 साल पहले मिलती है। और उसी के बेस्ट पे जो थे आयुर्वेद विकसित हुआ था। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है उस टाइम से विकसित हुआ था। इसमें जो चरक है, इन्होंने अपनी चरक संहिता में त्रिदोष, क्या, त्रिदोष का जिक्र किया था। और वो जो त्रिदोष थे उसमें जो था, बेसिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया था बात, पित्त और कफ। किस किस का जिक्र किया था, बात, पित्त और कफ का जिक्र जो है उन्होंने उस टाइम पे किया था। ये बात, पित्त और कफ क्या है, इसका जो है हम अगली क्लास में जो है इस पे चर्चा करेंगे। और हमारे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी इसमें योगदान दिए थे, उन साइंटिस्ट की कुछ कमियां थी और उनकी कमियों को आगे चल के दूसरे साइंटिस्ट ने जो है पूरा किए। हम उसके बारे में भी आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम इन टॉपिक्स को अभी थोड़े टाइम के लिए बचा के रखे हुए हैं। उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट थे, एक और जो थे, उन्होंने जो जिक्र किया था, वो साइंटिस्ट थे सुश्रुत। जो महाशय सुश्रुत थे, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो साइंटिस्ट थे कौन थे, चरक। जो चरक साइंटिस्ट थे उन्होंने किसका जिक्र किया था, उन्होंने फिजियोलॉजी का जिक्र किया था, उन्होंने फंक्शंस के बारे में बताया था। और उस टाइम पे आयुर्वेदा विकसित हुआ था। उसी टाइम पे हमारे साइंटिस्ट थे, कौन से थे, सुश्रुत। और उन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में है जो है एनाटॉमी का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था, एनाटॉमी का जिक्र किया था। और इन्होंने जो है महर्षि सुश्रुत को ही हम शल्य चिकित्सा विज्ञान के जनक, या इन्होंने ही जो है पहली बार जो है डाइसेक्शन करके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग अंगों में देखा था। और इन्होंने एक एनाटॉमी का नींव रखा, और इन्होंने एनाटॉमी के बारे में जो है बताने की कोशिश किया, एनाटॉमी को डिस्क्राइब करने में बहुत योगदान दिया और हेल्प किया।
इसके बाद हमारे पास जो है वो आते हैं ग्रीक ग्रीक मेडिसिन या ग्रीक सिविलाइजेशन की मैं बात करूं तो उस टाइम पे भी जो है कुछ साइंटिस्ट ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए, बहुत सारे डेवलपमेंट किए और बहुत सारा जो है विकास किए। और उनमें जो एक हमारे पास साइंटिस्ट थे वो हमारे साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेट्स। कौन से साइंटिस्ट थे? हिप्पोक्रेट्स। जो हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट थे इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? तो जो हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट थे इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने जो है वो फ्लूइड के बैलेंसिंग बताई थी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंसिंग होती है इसके बारे में थ्योरी किसने दिया था? इसके बारे में जो थ्योरी देने वाले थे वो हिप्पोक्रेट्स थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़े? अभी तक मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चर की स्टडी है, फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शंस फंक्शंस की जो स्टडी करते हैं उसे हम फिजियोलॉजी बोल देते हैं। प्राचीन काल में ह्यूमन एनाटॉमी का जो विकास है वो कैसे इजिप्ट के टाइम से देखा गया है, मिस्र के टाइम से देखा गया है। आपने देखे हैं कि जब वो जो ममीज मिलती हैं वो आज भी कई टाइम पुरानी, कई सालों पुरानी होती हैं, लेकिन वो उनका संरक्षण करके उनको प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो उस टाइम से जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या होता है? डेवलपमेंट। और उस टाइम से इसका जो भी इतिहास हमको मिलता है। आगे जब मैं इंडियन सिविलाइजेशन की बात करूं तो आज से 1500 साल पहले, 1500 ईयर पहले जो है वो हमको आयुर्वेदा देखने को मिलता है, जिसमें हमारे जो चरक थे, साइंटिस्ट थे। कौन थे? चरक थे, जिन्होंने फिजियोलॉजी के बारे में उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था। और हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे सुश्रुत, जिन्होंने हमारी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि ग्रीक सिविलाइजेशन आया, ग्रीक मेडिसिन आई, और इसमें भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने क्या किए? योगदान दिए। और इस योगदान में हमारे पास पहले साइंटिस्ट जो थे हिप्पोक्रेट्स थे, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, जिन्होंने बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उसके बैलेंसिंग की थ्योरी दी थी, फ्लूइड बैलेंसिंग की थ्योरी दी थी। उसके बाद हमारे पास और साइंटिस्ट आते हैं जैसे कि एरिस्टोटल। दूसरा साइंटिस्ट हमारे कौन से थे? एरिस्टोटल थे। और जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे उनको जो है हम कॉम्परेटिव एनाटॉमी के जनक कहते हैं, फादर कहते हैं, या कॉम्परेटिव एनाटॉमी का विकास या डेवलपमेंट जो है वो हमारे एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे इनके टाइम से माना जाता है। एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने ही कॉम्परेटिव एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब किया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। जैसे मैंने कल कॉम्परेटिव एनाटॉमी के बारे में कल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, और जब मैंने कॉम्परेटिव एनाटॉमी के बारे में एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था कंपेयर। इन्होंने क्या किए? इन्होंने अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके डाइसेक्शन कट किए, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को कट किए, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखे, इन्होंने ह्यूमंस बॉडी के स्ट्रक्चर को देखे और आपस में कंपेयर किए कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, अदर एनिमल के बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। आपस में इन्होंने क्या किए? कंपेयर किया। और जो कंपेरेटिव एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन था वो एरिस्टोटल के टाइम से जो है वो माना जाता है। मेरे को उम्मीद है कि आपको मैंने अभी जितना बताया वो आपको समझ में आया होगा और आपके तक मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। चलो हम आगे बात करते हैं थोड़ा। जब मैं आगे बात करता हूँ, इसी ग्रीक साइंटिस्ट में एक और साइंटिस्ट थे और वो थे गैलेन। कौन से साइंटिस्ट थे? गैलेन साइंटिस्ट थे। बेसिकली अगर देखा जाए तो गैलेन साइंटिस्ट जो थे वो उन्होंने अपनी थ्योरी दिए, उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरी दी है। मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि मैं अभी आपको अगली क्लास में जो है बात पित्त और कफ दोष जो है, त्रिदोष के बारे में जो हमारे चरक संहिता में डिस्क्राइब किया गया था उसके बारे में मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और उसी अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमारे गैलेन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कई सारी थ्योरी दिए, इन्होंने कई सारी डेवलपमेंट किए, इन्होंने सर्कुलेशन के बारे में बताए, इन्होंने नर्वस सिस्टम के बारे में बताए, इन्होंने जो है हमारे मसल्स के बारे में बताए। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी ये थ्योरी साइंटिफिकली जो है वो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं थी, या उस टाइम पे जो इन्होंने थ्योरी दी है वो थ्योरी आगे चल के जो है गलत साबित हुई।
अलग अलग साइंटिस्ट ने जब आगे चल के डेवलपमेंट के साथ जो है आगे टेक्निक्स का यूज करके, जो न्यू न्यू मेथड्स का यूज करके जब उस थ्योरी पे वर्किंग करना स्टार्ट किए, तो जो गैलेन की जो थ्योरी थी जो उस टाइम पे उन्होंने दिए थे, ये थ्योरीज आगे चल के गलत साबित हुई। ये थ्योरीज कौन सी थी, ये क्यों गलत साबित हुई, और इन्होंने क्या बताए थे, और दूसरे साइंटिस्ट ने इसमें क्या रिसर्च किया, इसका डिस्कशन जो है हम आने वाली क्लास में करने वाले हैं। तो अभी तो हम सिर्फ इतना जानेंगे कि गैलेन एक साइंटिस्ट थे, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने भी जब अपनी थ्योरी रखे थे, तो जब अपनी थ्योरी इन्होंने रखे थे, इसमें इन्होंने नर्वस सिस्टम के बारे में बताए थे, इन्होंने सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताए थे, इन्होंने मसल्स के बारे में बताए थे। और जब ये सारी चीजें बताए थे, तो इनकी थ्योरी जो थी वो बेसिकली कोई अच्छे थोर सिद्धांत पे बेस्ड नहीं थी। इस वजह से आगे चल के इनकी थ्योरी जो है वो गलत साबित हुई। जो हमारे गैलेन थे, बेसिकली ये जो है सेकेंड सेंचुरी में डेवलप किए थे इन्होंने अपनी थ्योरी, या अपना डिस्क्रिप्शन जो था वो सेकेंड सेंचुरी में दिए थे। और तब से लेके इनकी थ्योरी जो है वो लगभग 1300 ईयर, मतलब 1300 सालों तक इनकी थ्योरी को मान्य किया गया। आइए हम आगे की बात करते हैं, आगे की जिक्र करते हैं इनकी थ्योरी को क्यों मान्य किया गया। और आगे चल के हमारे जो है मध्यकाल की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे जो है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो था बीच में पतन भी हुआ, और उसके बाद उसका पुनर्जागरण भी हुआ। पतन का मतलब उसके बारे में ना सोचना, उसके बारे में ज्यादा ध्यान ना देना, और पुनर्जागरण मतलब फिर से उसके डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना। तो ये बीच में पतन क्यों हुआ, बीच में उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देना देना हुआ, या किस वजह से नहीं हुआ, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। और 1300 सालों तक इसके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो मध्यकाल था, उस टाइम पे हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पतन भी हुआ, और उस बीच में पुनर्जागरण भी हुआ। अब ये मध्यकाल में कौन कौन से हमारे डेवलपमेंट हुए, और कौन कौन सी कारण ऐसे हुए जिसके कारण उसका पतन हुआ, हम उसका डिस्कस करते हैं। तो देखिए, गैलेन जो साइंटिस्ट थे, उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किए थे, नर्वस सिस्टम डिस्क्राइब किए थे, सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्क्राइब किए थे, और मसल्स के बारे में उन्होंने जानकारी दिए थे, और उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज दिए थे जो आगे चल के गलत साबित हुई। लेकिन जो मध्य सेंचुरी थी, जो मध्यकाल था, उस टाइम पे, इन सेंचुरी के टाइम पे जो था, उस गैलेन के जो थे सिद्धांत थे, उसको बिना जांचे बिना परखे जो है वो बकायदा सही मान्य किया गया था। उसको सही मानते हुए आगे जो है इस फील्ड में नहीं सोचा गया, और उसी को सही मान के वर्किंग करते रहे। ये जो है, मैं मेडिवल पीरियड की जब बात करता हूँ, और ये जो पीरियड होता है ये होता है हमारा फिफ्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी से 15 सेंचुरी के बीच में जो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में बेसिकली जो है ये माना गया कि जो गैलेन की थ्योरीज हैं, ये जो गैलेन ने थ्योरीज दी हैं, ये थ्योरीज सही हैं। इस थ्योरीज में जो है बेसिकली आगे ना तो उसके बारे में परखा गया, ना उसके बारे में जांच किया गया, और इसकी जो थ्योरी थी उसको सही मान लिया गया था। ठीक है, इस वजह से। और दूसरा कारण ये था कि इस पीरियड के दौरान जो था वो ह्यूमन डाइसेक्शन को क्या था, अलाउ नहीं किया गया था। जो डाइसेक्शन था उसका प्रोविजन कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि जो, अब इसका कारण रिलीजियस हो सकता है, रिलीजियस जो थे, धार्मिक कारण जो थे, इन धार्मिक कारणों की वजह से जो डाइसेक्शन मतलब बॉडी को कट करके देखना, उसकी स्टडी करना, इसको जो था क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। और इसको बैन करने की वजह से आगे जो हमारे साइंटिस्ट थे वो इसमें रिसर्च ही नहीं कर पाए, वो उसमें स्टडी ही नहीं कर पाए। और 1300 सालों तक गैलेन की थ्योरी को जो एक टाइम पे, उस टाइम पे तो उनके लिए सही थी, लेकिन अभी जब एडवांसमेंट में स्टडी हुई तो वो आगे चल के गलत साबित हो गई। उन स्टडीज को ही, उन थ्योरीज को ही क्या किया गया था, सही मान्य किया गया था। डाइसेक्शन मतलब ऑर्गन को कट करके देखना क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। इसका जो कारण था वो कारण था धार्मिक कारण। उसके बाद जो हमारे बीच दूसरा जो है एक और चेंजेस हुए, और ये जो चेंजेस जो हुए, रीनाइजेशन, रीनेसेंस, जो रिनेसेंस हुआ, मतलब इसको मैं अगर बोलूं तो पुनर्जागरण पीरियड, पुनर्जागरण टाइम जो हुआ था, वो हमारे पास जो था वो था
14 से 17 सेंचुरी, किस सेंचुरी में पुनर्जागरण हुआ? 14 से 17 सेंचुरी में जो था वो पुनर्जागरण टाइम मिला। मतलब इस बीच में हमारी एनाटॉमी का पतन हुआ था, लेकिन फिर से पुनर्जागरण टाइम पे 14 से 17 सेंचुरी के बीच में क्या हुआ? एनाटॉमी का दोबारा से डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे ह्यूमन डाइसेक्शन करना अलाउ कर दिया गया, ह्यूमन बॉडी को कट करके देखना क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। इसकी स्टडी करना, इसके बारे में पता लगाना, ये क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। और इस वजह से फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च किए, इस वजह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना डिस्कवरी किए, और अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर से अपनी न्यू न्यू थ्योरी दिए। इस बेस में हमारे एक नए साइंटिस्ट और पहले साइंटिस्ट आए, और वो थे एंड्रियस वेलियम। दूसरे साइंटिस्ट थे एंड्रियस वेसेलियम। और ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली जो है न्यू जो है डिस्कवरी किया। क्यों? इन्होंने स्वयं से जो है कई सारे डाइसेक्शन किए, कई सारे एनिमल्स के, ह्यूमंस के डाइसेक्शन किए, और डाइसेक्शन करके इन्होंने एक्चुअली जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को देखे, और उस ऑर्गन को देख के इन्होंने डायग्राम तैयार किए, और डायग्राम करने के बाद इन्होंने बेसिकली जो है सही सिद्धांत दिए। इन्हें ही जो है मॉडर्न एनाटॉमी का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी अगर मैं बात करूं तो एंड्रियस वेसेलियम जो है वो मॉडर्न एनाटॉमी के जो क्या हैं? जनक हैं। इन्होंने जो है अपनी बुक लिखे, और उस बुक का नाम था डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका। इन्होंने क्या दिए? एक बुक लिखे, और उस बुक का नाम था डी ह्यूमानी डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका, जो इनकी बुक थी। इस बुक में इन्होंने जो है एनाटॉमी के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, और अलग अलग सिस्टम का इन्होंने जिक्र किए, और इन्होंने एक्चुअली डाइसेक्शन करके क्या किए? एक न्यू इन्वेंशन के साथ एक न्यू एनाटॉमी, जिसको हमने मॉडर्न एनाटॉमी कहे, उसकी नींव रखी। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट इसी टाइम ड्यूरेशन में दूसरे साइंटिस्ट वर्किंग कर रहे थे, इन्होंने अपना एनाटॉमी के बारे में बताए। और हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट थे, वो थे विलियम हार्वे। और इन साइंटिस्ट ने जो है वो फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किए। किसके बारे में डिस्कस किए? इन्होंने फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किए, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। जैसे इन्होंने न्यू सिरे से जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में बताए, वैसे ही इन्होंने न्यू सिरे से जो है फंक्शंस के बारे में बताए। इन्होंने अगर सर्कुलेशन के बारे में बताए तो इन्होंने ये बताया कि सर्कुलेशन जो है वो होता कैसे है। इन्होंने बकायदा हार्ट के बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि जो बॉडी में पंप होता है ब्लड, वो हार्ट से होता है। ठीक है। मैं जब गैलन के बारे में कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, गैलन ने क्या क्या थ्योरीज दिया था और उस थ्योरीज कैसे गलत साबित हुई, मैं इन्हीं साइंटिस्ट के साथ उसको कंपेयर करके बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दिए थे, क्या क्या गलत साबित हुई, और उस गलत थ्योरीज के अगेंस्ट इन्होंने क्या थ्योरी दी है। ठीक है, इसका डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। तो जो हमारे विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे, इन्होंने फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने हार्ट का अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि हार्ट के द्वारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप होता है। मतलब फिजियोलॉजी का जो स्टडी था वो किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। इसके बाद और अगर मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डेवलपमेंट की बात करूं तो बेसिकली कब से स्टार्ट हुआ था? 3000 साल पहले। ठीक है, 3000 साल पहले जब इजिप्ट और बेबीलोन की सभ्यता थी, तब से हमारा जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इतिहास देखने मिलता है। उसके बाद मध्यकाल में जो है ये इसका थोड़ा पतन हुआ। बीच में जो गैलेन की सिद्धांत है, इन्हीं सिद्धांत पे ध्यान दिया गया, अदरवाइज स्टडी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि धार्मिक कारणों से जो था वो यहाँ पे ह्यूमन डाइसेक्शन करना जो था बंद कर दिया गया था, या बैन कर दिया गया था। इस कारण से यहाँ पे डाइसेक्शन न कर पाने की वजह से ऑर्गन्स की स्टडी नहीं हो सकी, ऑर्गन्स की व्याख्या नहीं हो सकी, ऑर्गन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सका। फिर से यहाँ पे पुनर्जागरण काल आया, उस टाइम पे जो है डाइसेक्शन की अनुमति मिल गई, डाइसेक्शन को अलाउ कर दिया गया। और जब डाइसेक्शन को अलाउ कर दिया गया तो यहाँ पे क्या हुआ?
फिर से न्यू न्यू तरीके से इन्वेंशन हुए। उनमें कौन थे साइंटिस्ट? जैसे मैंने आपको बताया, एल्ट्रियस थे, विलियम हार्वे थे। इन्होंने जो है स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इन्होंने जो है उसके फंक्शंस के बारे में बताया। आगे चल के अब हम बात करते हैं, अगर 18 से 19 सेंचुरी, 1800 से 1900 सेंचुरी की जब मैं बात करता हूँ, तो 1800 से 1900 सेंचुरी में हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में कई सारे डेवलपमेंट हुए। और वो डेवलपमेंट होने के कारण ये था कि इस टाइम पे जो है न्यू न्यू मेथड्स इवॉल्व हुई और माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। और जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी है, माइक्रोस्कोप की जिस डिस्कवरी ने जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के क्षेत्र में चार चांद लगाने का काम किया या सुनहरा अवसर लेके आया। माइक्रोस्कोप की इस खोज की वजह से पहले जो थे सिर्फ ऑर्गन लेवल तक स्टडी की जा सकती थी, लेकिन जो है 18 से 19 सेंचुरी में अब हम सेलुलर लेवल तक जाके स्टडी कर सकने में सक्षम हो गए थे। इतिहास अगर हम देखें तो हमारे पास कब आया जो सेलुलर लेवल तक की स्टडी है, तो 18 से 19 सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, तो उसके बाद जो है वो सेलुलर लेवल तक स्टडी करने में हम कैपेबल हो चुके थे। और अब हम एनाटॉमी की स्टडी ना सिर्फ ऑर्गन लेवल तक, अब हम सेलुलर लेवल तक भी स्टडी कर सकते थे। इसी दौरान पे जो है वो हमारी एक्सरे मशीन, जो हमारे हिस्टोलॉजिकल स्टैनिंग्स वगैरह हैं और जो ऑटोप्सी वगैरह टेक्निक्स जो हैं, वो इसी दौरान पे विकसित हुई, इसी दौरान पे इवॉल्व हुई। और इन्हीं टेक्निक्स का यूज करके हमारे आगे चल के मेडिकल साइंस में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। अगर मैं बात करूं 20th सेंचुरी, अगर मैं 20 सेंचुरी की बात करूं, तो जो 20 सेंचुरी थी इसमें हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे? सेलुलर लेवल तक स्टडी कर चुके थे। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप की इसमें क्या हो गई थी? डिस्कवरी हो गई थी। वैसे ही जो 20 सेंचुरी है, इस सेंचुरी में हम इन सेल्स को और भी ज्यादा वेल डिफाइंड तरीके से, इसके स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा वेल डिफाइंड तरीके से क्या कर सकते थे? स्टडी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इसमें माइक्रोस्कोप में और ज्यादा एडवांसमेंट आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए और अदर अदर माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुए। और यहाँ पे जो था, अब हम और डीप में जाके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में स्टडी कर सकते थे। यहाँ पे ना केवल सिर्फ सेलुलर लेवल तक स्टडी की गई, यहाँ पे सेलुलर लेवल सेल्स से हटके सेल के ऑर्गेनल्स तक की स्टडी जो है 20th सेंचुरी में हमको देखने मिली। यहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोप और अदर अदर जो न्यू न्यू टेक्निक्स हैं यहाँ पे डेवलप की गई, इवॉल्व की गई। और इन टेक्निक्स का यूज करके बहुत सारी डिसीज के पता लगाने में और ऑर्गेनल्स को आइडेंटिफाई करने में, ऑर्गेनल्स को देखने में अब हमको डाइसेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक टाइम ऐसा था जब हमको ऑर्गेन्स को देखना होता था, सिस्टम को देखना होता था, तो हमको कट करना होता था, डाइसेक्शन करना होता था। उसके बाद ही हम क्या कर पाते थे? उस ऑर्गन की स्टडी कर पाते थे, उस ऑर्गन को देख पाते थे। लेकिन 20 सेंचुरी के बाद, 1800 से 1900 सेंचुरी के बाद क्या हुआ? इस टाइम पे एक्सरे मशीन डेवलप हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सीटी स्कैन वगैरह डेवलप हो गया, एमआरआई वगैरह डेवलप हो गया। इसने अब हमको क्या सुविधा प्रोवाइड कर दी? अब बिना डाइसेक्शन किए हुए भी हम बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को क्या कर पाते थे? देख सकते थे। ऑर्गन को क्या कर पाते थे? देख सकते थे, सिस्टम को देख सकते थे। तो 20th सेंचुरी में जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में और ज्यादा एडवांसमेंट आई और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। और अगर मैं बात करूं 21 सेंचुरी की, तो जो 21 सेंचुरी है इसमें और ज्यादा एडवांसमेंट आई। क्या क्या किया गया 21 सेंचुरी में? तो अब जो है वो हम ना सिर्फ इन सारी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, आज हम जो है 3D एनिमेशन से किसी भी 3D एनिमेशन से क्या, किसी भी स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आज के टाइम पे जो डॉक्टर हैं, जो स्टूडेंट हैं या मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर हैं,
जो इस फील्ड में स्टडी करते हैं या इस फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं, वो ना सिर्फ 3D एनिमेशन के द्वारा या 3D स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी स्टडी कर पाता है, वो एआई के द्वारा ट्रेनिंग लेता है, एआई से भी स्टडी कर पाता है। तो हमारा जो सफर था, क्या था, हमारा जो सफर था वो इंट्रोडक्शन से लेके, अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन क्या था, तो इंट्रोडक्शन मैंने बोला था कि एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी, फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ स्टडी। और इसका जो मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आज से 3000 साल पहले से लेके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में आज तक कितनी डेवलपमेंट हुई। आज से 3000 साल पहले एनाटॉमी के बारे में हमको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। सिर्फ उस टाइम पे जो इजिप्ट और जो बेबीलोन के सभ्यता के लोग थे, वो लोग सिर्फ इतना जानते थे कि हम इन बॉडीज को जो है, कैडेवर को जो है, वो कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा ऑर्गन्स का नॉलेज था, लेकिन प्रॉपर नॉलेज जो आज हम इन टेक्निक्स के यूज करते हैं वो उस टाइम पे नहीं थी। 1500 सेंचुरी या 1500 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 1500 ईयर्स की पहले की बात करूं, तो वहां पे हमारा भारतीय सभ्यता, भारतीय मेडिसिन की बात करता हूं, तो हमारी आयुर्वेदा डेवलप हुई। और आयुर्वेदा टेक्निक को डेवलप करने में जो हमारे दो मेन साइंटिस्ट थे, जिसमें मैं चरक और सुश्रुत संहिता की बात करता हूँ, महर्षि सुश्रुत की बात करता हूँ, जिन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में उस टाइम पे डिस्क्राइब किए थे। और उसके बाद ग्रीक साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इसमें इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें हिप्पोक्रेट, एरिस्टोटल और गैलेन जैसे साइंटिस्ट थे। उसके बाद जो मध्यकाल था, मध्यकाल में गैलेन की जो थ्योरीज थी, उन थ्योरीज को क्या दिया गया था, उन थ्योरीज को सही माना गया था बिना जांच किए और बिना परखे। और उस वजह से बीच में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो था पतन काल आया, पतन टाइम आया। और जो है 5 से 15 सेंचुरी तक क्या किया गया, उस दौरान पे है जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वर्किंग क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद इसका रीडेवलपमेंट का टाइम आया, इसमें फिर से पुनर्जागरण टाइम आया। और ये जो पुनर्जागरण टाइम आया, इसी टाइम के दौरान फिर से क्या गया, इसके क्षेत्र में ध्यान दिया गया। और यहाँ पे जो है ह्यूमन डाइसेक्शन को क्या कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था, ह्यूमन के कैडेवर को फिर से कट करके ऑर्गन्स को निकालना, ऑर्गन्स की स्टडी करना, इसको अलाउ कर दिया गया था। और जब ये ऑर्गन्स को कट करके देखना अलाउ कर दिया गया, तो यहाँ पे फिर से न्यू साइंटिस्ट आते हैं, वो आते हैं हमारे एंट्रियस। और फिर आते हैं विलियम हार्वे, जिन्होंने फिर से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को क्या किया, न्यू जीवनदान देने का काम किया। और इन्होंने अपनी बुक डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका में जो है ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और उसका डिस्क्रिप्शन जो है, उसको बकायदा वेल डिफाइंड तरीके से डिस्क्राइब किया। और ना सिर्फ इन्होंने डिस्क्राइब किया, वैसे ही हमारे विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो था उसकी फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करने में सफलता हासिल की। जब इन्होंने यहाँ पे सफलता हासिल की, आगे चल के फिर और भी एडवांसमेंट हुई। 1800 से 1900 सेंचुरी में जो था वो माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। और जैसे ही माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, तो अभी जो हम सिर्फ ऑर्गन लेवल तक बॉडी की स्टडी कर पा रहे थे, अब हम ना ऑर्गन लेवल तक स्टडी कर पा रहे थे, बल्कि अब हम सेलुलर लेवल तक स्टडी कर पा रहे थे। अब हम सेल्स की भी स्टडी कर पा रहे थे। उस टाइम पे एक्सरे वगैरह की टेक्निक का भी इन्वॉल्व हो गया था, तो हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी। उसके बाद जैसे ही हमारी 20th सेंचुरी आई, 20th सेंचुरी में इस फील्ड में और भी ज्यादा क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ। और जैसे इस फील्ड में और भी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ, यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी जैसी चीजें आ गई। तो और साथ में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए। तो इसमें हम ना सिर्फ सेलुलर लेवल की स्टडी तक सीमित रहे, हम सेलुलर लेवल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल तक की स्टडी, मॉलिक्यूलर बेसिस में स्टडी जो है, हमने इसमें आगे कदम रखा। उसके बाद आज के टाइम पे हम 21 सेंचुरी में हैं। और 21 सेंचुरी जो है, इस सेंचुरी में हम न सिर्फ यहाँ तक सीमित रहे, बल्कि अब हम 3D एनाटॉमी या 3D स्ट्रक्चर से जो है एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जो एआई है, एआई इंटेलिजेंस के द्वारा भी जो है आज के टाइम पे जो है, हम अलग अलग मॉडल, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को इजी समझ सकते हैं। उसकी स्टडी को जो है हम इजी तरीके से कर सकते हैं।
तो आज की जो क्लास है ये एकदम छोटी थी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी। मेरे को भरोसा है कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी। हमारा हिस्ट्री क्या है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, तो फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करूं तो आज से 3000 साल पहले जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से देखने मिलती है? इजिप्ट और बेबीलोन की सभ्यता से देखने को मिलती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमको 1500 साल पहले भारतीय आयुर्वेदा, जिसमें दो साइंटिस्ट मैन थे और वो साइंटिस्ट हमारे चरक और सुश्रुत थे, उनके टाइम पे भी हमको जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एडवांसमेंट देखने मिला। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो ग्रीक साइंटिस्ट जो थे, ग्रीक साइंटिस्ट में हिप्पोक्रेट्स और गैलेन जैसे साइंटिस्ट आते हैं, एरिस्टोटल जैसे साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने अपनी थ्योरीज की स्टडी किए। इनमें से गैलेन की काफी थ्योरीज को बहुत लॉन्ग टाइम तक माना गया, लगभग 1300 साल इसकी थ्योरीज को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन 1300 साल इसकी थ्योरीज को एक्सेप्ट किया तो गया, लेकिन जब आगे चल के इसमें स्टडी की गई तो इनकी थ्योरीज जो थी वो गलत साबित हुई। कल की क्लास में हमारा यही सेशन रहेगा कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दिए थे और जो थ्योरी दिए थे उनमें क्या गलत हुआ। कल की क्लास में हमारा ये रहेगा। उसके बाद आगे चल के और एडवांसमेंट हुई। फिर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के मध्यकाल में पहुंचे। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी को बहुत टाइम तक तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया, ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 5th सेंचुरी से लेके जो है हमारी 15th सेंचुरी तक इसमें ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया। इस टाइम पे जो है गैलन की थ्योरीज को सही माना गया और गैलन की थ्योरी पे बेस्ट हुआ गया। यहाँ पे रिलीजियस या धार्मिक कारणों से जो था वो डाइसेक्शन, मतलब बॉडी को कट करके देखने पे बैन कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। इस वजह से भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें वर्किंग नहीं कर पाए। फिर जैसे ही इसका पुनर्जागरण काल आया, उसमें जो था साइंटिस्ट को फिर से ह्यूमन बॉडी पे डाइसेक्शन करके उसके ऑर्गन्स को, उसके स्ट्रक्चर को देखने की परमिशन मिली। और फिर दो न्यू साइंटिस्ट निकल के आए जिसमें भी एंड्रियस और विलियम थे। इन साइंटिस्ट ने फिर से ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को देखा, डाइसेक्शन किया और कट करने के बाद जो था इन्होंने उसको वेल डिफाइंड तरीके से डिस्क्राइब किया। जब इन्होंने उसको वेल डिफाइंड तरीके से डिस्क्राइब किया, उसके बाद में हम आगे जब बढ़े 1800 से 1900 सेंचुरी, 18 से 19 सेंचुरी की तरफ हम बढ़े, तो हमारे पास और न्यू टेक्निक्स आ गई, जिसमें हमारा माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी, जिसमें हमारा एक्सरे मशीन का डिस्कवरी, और इन सभी चीजों ने भी हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी को समझने में बहुत सारा योगदान दिया। इसके बाद जब हम बात करते हैं 20 सेंचुरी की, 20 सेंचुरी में जो है वो माइक्रोस्कोप में और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और ज्यादा न्यू न्यू टेक्निक्स इन्वॉल्व हुई। और जब ये न्यू न्यू टेक्निक्स इन्वॉल्व हुई तो इन टेक्निक्स से हम सिर्फ न सेलुलर लेवल में स्टडी कर पाए, हम बल्कि सेल के ऑर्गन्स तक की स्टडी कर पाना हमारे लिए संभव हो पाया। और आज हम जो है 3D एनिमेशन से कोई भी स्ट्रक्चर को देख के कैसे उसके बारे में जो है समझ लेते हैं। ये 21 सेंचुरी की बात है। और आज के डॉक्टर और स्टूडेंट जो हैं वो एआई टेक्निक्स के द्वारा ट्रेनिंग लेकर अपनी स्टडी को, अपने नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो मेरे को पूरा पूरा भरोसा है कि आज की ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमारा बेसिक जो था वो टॉपिक था, कल भी हमारा जो टॉपिक वो इसी पे बेस्ड रहेगा। और फिर धीरे धीरे हम जो है अपने कदम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर कदम रखेंगे, और जिसमें हम हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। आपने कल जो लेक्चर था उसको सुना होगा, उसको समझा होगा, और जब अगर आपने उसके स्ट्रक्चर उस लेक्चर को सुना होगा तो उस लेक्चर के जो स्टडी मटेरियल था वो मैंने कंटेंट वाले ऑप्शन में अपलोड किया हुआ है, आप जाके वहां पे कंटेंट पढ़ सकते हैं। और आज जो लेक्चर है इसका भी जो कंटेंट है मैं आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में जो है वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लेक्चर के खत्म होने के 1 घंटे बाद ये जो मैंने अभी आपको समझाया है यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आया होगा, आप जब वहां पे जाके पढ़ोगे आपको और समझ में आएगा, और एक बार रिपीट करके फिर भी ये वीडियो देखोगे जो आपको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आपको दोबारा से टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आप अच्छा है, लेक्चर आप ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, अपनी स्टडी को आगे इंक्रीज कीजिए, अपना नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। धन्यवाद।